नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चन कंटेंट वाले पूछे जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। वहीं 20 क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वे 20 क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट एसएसटी पेडागोजी की क्लास करवाने वाला हूं। यह वीडियो सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहां पर शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक बेहतरीन तरीके से देख लिया, आपके एग्जाम में कैसा भी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान पेडागोजी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन को सिर्फ चंद सेकेंडों में कर लोगे। यहाँ पर आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण कराना। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर आपसे कहा जाता है आप बच्चों को प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताना चाहते हो और वन्य जीवन जो वन में जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में बच्चों को आपको क्या करना है, परिचित कराना है छात्रों को। उसके लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? सर्वोत्तम जो पेडागोजी की विधि होगी, शैक्षणिक विधि होगी, वो होगी वन्य जीवन अभयारण्य। किसी भी अभयारण्य में आप बच्चों को घुमा दो, बच्चे वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं प्राकृतिक और वहाँ के जो वन्य जीव हैं उन दोनों को बच्चों देख लेंगे। ठीक है ना। और वो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेंगे और बच्चे भी इस चीज़ से यानी कि वन्य जीवन अभयारण्य से परिचित हो जाएंगे। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड विकल्प होगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द्वितीयक। आपके एग्जाम में प्राथमिक स्रोत हो जाए या द्वितीयक हो जाए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आपको समझा देता हूँ। प्राथमिक जो स्रोत होते हैं ये कैसे होते हैं? एकदम प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे आंखों के सामने कोई घटना घटती है वही प्रत्यक्ष होती है। ठीक है। प्रत्यक्ष जो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है? वो प्राथमिक स्रोत होती है। जैसे कोई व्यक्ति की डायरी हो गई, क्या हो गई? डायरी हो गई, या उसकी खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा हो गई। ठीक है, आत्मकथा हो गई, मतलब कि उसके जीवन की बिल्कुल उसने प्रत्यक्ष लिखा हो, अपनी आंखों से तुरंत देखा हो और उसने तुरंत लिख लिया हो, वही आपका होता है प्राथमिक स्रोत। अगर मैं दोस्तों बात कर लूँ यहाँ पर द्वितीयक स्रोत की, जो पहले से ही कुछ लिख चुका है उसको अगर आप संग्रह करते हो, एकत्रित करते हो या उस पर अपने मुद्दे बनाते हो, वो द्वितीयक स्रोत में आता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह, यानी कि जानकारी का संग्रह करोगे। स्थानीय समाचार पत्र तो पहले ही छप चुका है, उसमें स्थान की जो वहाँ के समाचार हैं वो मौसम की जानकारी पहले से ही है। अब उसको क्या किया जा रहा है? अब उस जानकारी का संग्रह किया जा रहा है, इसलिए द्वितीयक स्रोत में आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई घटना घटित होती है, आंधी तूफान, तत्काल उसको देखा जाता तो वो प्राथमिक के अंतर्गत आएगी, वहीं ये द्वितीयक यहाँ पर हो जाएगी। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? यहाँ पर आप पेडागोजी के क्वेश्चन का लेवल देख पा रहे होगे। पेडागोजी के क्वेश्चन सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसा जो कहते हैं वो बिल्कुल यहाँ पर गलत कहते हैं। जो एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो दोस्तों इतिहास से रिलेटेड होते हैं, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल से। ठीक है, यानी कि वो सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड मुद्दों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात याद रख लेना। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, बच्चों को क्या पढ़ाना है? आप लोगों को प्राचीन, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना है, तो
किस स्रोत का आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर गलत आपसे पूछा है। गुफा चित्रकारी का, लघु चित्रकारी का, शिलालेख का या हस्तलिपियां का। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, गलत आपसे पूछा है, गलत यहाँ पर होगा लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी का आप प्रयोग नहीं करोगे। गुफा चित्रकारी जो कि प्राचीन भारत को समझने में सहायक हैं, वहीं शिलालेख तमाम प्रकार के, अशोक के शिलालेख हो गए, तमाम प्रकार के शिलालेख भी पाए गए हैं जिनके जरिए भारतीय प्राचीन इतिहास को पढ़ाया जा सकता है। वहीं हस्तलिपियां जो कि एक स्रोत का काम करती हैं, ठीक है, जो हमें बताती हैं कि पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लघु चित्रकारी यहाँ पर गलत होगा, लघु चित्रकारी की जगह होना चाहिए यहाँ पर गुफा चित्रकारी जो कि ऊपर दिया गया है। यहाँ पर ये 3 स्रोत हैं आपके भारतीय प्राचीन इतिहास पढ़ाने के, ये स्रोत हो सकते हैं। गुफा चित्रकारी है, शिलालेख हैं, हस्तलिपियाँ हैं, ठीक है, और जो आपके धार्मिक साहित्य, वेद पुराण, ये भी प्राचीन भारतीय इतिहास के एक स्रोत होते हैं, परंतु लघु चित्रकारी स्रोत नहीं होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा क्या है, गलत पूछा है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर सेकंड विकल्प हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 से लेकर के आप 10 तक इसको मान सकते हो, 6, 7, 8, ठीक है, 9 और 10th तक इसको मान सकते हो, वही आपका होता है उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर में जो सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ उच्च प्राथमिक 6 से लेकर 10 तक के जो विषय आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उसमें आपका मनोविज्ञान, ठीक है, ये नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है, ना ही आपका समाजशास्त्र है, ठीक है, समाजशास्त्र भी नहीं है। तो क्या है दोस्तों, इतिहास, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ये आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर में, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही वाले आपको बताने हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है ना। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। AC होगा, VD होगा, AD होगा या CD होगा? चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस, ठीक है, जो उसका अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने से हम लोगों को क्या पता चलता है, जो समस्याएं घटित होती हैं उनका क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? जैसे अकबर का उदाहरण यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। अकबर पैदा हुआ, ठीक है, उसके बाद वो मर गया, पैदा होने के बाद वो मर गया, बीच में उसके साथ क्या हुआ, किसने शासन किया, कितने उसके पुत्र थे, कौन से राज्यों को उसने हड़प लिया था, कहाँ से कहाँ तक इसका शासन फैला हुआ था। तो इसका जो बीच का गैप रहता है, ये इतिहास में बताता है कि अकबर ने पैदा होने के बाद राजा कब बना, किससे शादी करी, कहाँ का राजा बना, किस क्षेत्र को जीता। ये सारी जानकारी जो बीच वाली होती है यही कहलाती है क्रमबद्ध विश्लेषण। यहाँ पर दोस्तों पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको बताया। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। जब विद्यार्थी अपने आप जानकारी ढूंढ ही लेंगे तो शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी? ये तो यहाँ पर नेगेटिव कथन दिया गया है, यानी कि गलत हो जाएगा। समझाने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। व्याख्या देना या विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, ये हमेशा टैग वर्ड, ठीक है, ये टैग वर्ड की यहाँ पर बात कहेगी कि विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, ये इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर A और D, AD इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? A और D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की भूमिका क्या है? जैसे अगर आप कई बार किताबों को पढ़ते हो
तो वहाँ पर बॉक्स में क्या बने रहते हैं, कार्टून बने रहते हैं। आखिर ये कार्टून क्यों बनाए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनकी भूमिका क्या है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व हैं, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो दोस्तों कोई भूमिका नहीं है, ये तो यहाँ पर गलत है। कार्टून की तो कोई भी भूमिका होती ही है, भरपाई करने के लिए ये प्रयुक्त नहीं होते हैं, जबकि आकर्षित दिखे इसलिए ये प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ना ही कक्षा को आनंददायक बनाने के लिए किए जाते हैं। ये किस लिए किए जाते हैं, ये मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ने के लिए कार्टून का उपयोग पाठ्य पुस्तक में किया जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला विकल्प, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ए सत्य है, वी असत्य है। ए असत्य, वी सत्य, दोनों गलत हैं, या दोनों यहाँ पर सत्य हैं, ट्रू हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आलोचनात्मक सोच यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो किसका निर्माण करती है, धारणाओं के निर्माण और विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। यह दूसरों के तर्क और विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में भी मदद करती है, करेक्ट। परंतु यहाँ पर नहीं के कारण ये गलत हो गया, नहीं करती है परंतु दोस्तों करती है। तो यहाँ पर केवल और केवल ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा, यहाँ पर ए सत्य है, बी असत्य है। ठीक है, ए सत्य है और बी यहाँ पर गलत है। पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप अध्यापक अध्यापिका हैं, बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हो या क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो आप, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ऐसे कुछ मुद्दे आ गए जिनसे कि विवाद उत्पन्न हो सकता है, तब आपको क्या करना चाहिए, यानी कि विवाद वाले मुद्दे हैं उनको बच्चों को आपको समझाना है। कैसे समझाओगे आप लोग, मुकाबला करने से पूरी तरह बचोगे, क्या बचना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, ये तो हमेशा गलत रहेगा, नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव है। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। कैसी चर्चा, संक्षिप्त यानी कि छोटी चर्चा करनी चाहिए, संक्षिप्त नहीं। ये भी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पर है, संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। ठीक है ना, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। ये तो मेरे को यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। यहाँ पर चौथा विकल्प को भी यहाँ पर देख लेते हैं। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। ठेस ना पहुंचाने वाले, अरे बच्चों को आप समझाओ बेहतरीन ढंग से, तब उनको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पर ये भी गलत होगा। बचेगा कौन सा, यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट होगा। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। जब विवाद वाले मामले सामाजिक विज्ञान में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए, सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए सही योजना के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्षमता वाले शिक्षार्थी यानी कि कुछ बच्चे कमज़ोर हैं और कुछ बच्चे उनसे ज़्यादा होशियार हैं, तब आपको किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ ये सीखते हैं। ठीक है, तो अनन्य होगा या विशेष होगा, समावेशी होगा, आधुनिक होगा। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा समावेशी। समावेशी कक्षा में ही विद्यार्थियों को आप एक साथ बिठाएंगे, चाहे बच्चा अमीर हो, चाहे रईस हो, चाहे अक्षमता वाला हो, चाहे क्षमता वाला हो। ठीक है, किसी भी के प्रति आपको भेदभाव नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ये क्वेश्चन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं पेडागोजी वाले, ध्यान पूर्वक सुनो, ये आपके इतिहास, भूगोल और राजनीतिक
विषयों के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं, ना कि सीडीपी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इतना यहाँ पर आप लोग समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक आपके सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, जो हम लोग क्या करते हैं पॉलिटिकल लाइफ यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन उसमें हम लोग करते हैं, और मूलभूत जो सिद्धांत बताए गए हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन, कारखाने के विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। एक, कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो कभी आपसे पूछेगा कि कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए, कभी आपसे कहेगा वन उद्योग को दिखाने के लिए यानी कि वन्य जीव या वन्य वनस्पति जात को दिखाने के लिए या विषय को पढ़ाने के लिए क्या विधि होगी, कारखाने को पढ़ाने के लिए क्या विधि होगी। तो ये क्वेश्चन ट्रेंड में चलते हैं यानी कि ट्रेंडिंग में चलते हैं ये एसएसटी पेडागोजी में। तो कारखाना बच्चों को आपको समझाना है। कारखाना किसका टॉपिक है, ये आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अंतर्गत आता है कारखाना टॉपिक। ठीक है ना, बच्चों को आपको कारखाना यानी कि फैक्ट्री टॉपिक को समझाना है, तब आपको कौन सी विधि अच्छी होगी। क्या बच्चों को कहानी सुनाओगे, कहानी से थोड़ी ना पता चलेगा कि कारखाने कैसे क्या होते हैं। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करोगे, नहीं विशेषज्ञ को नहीं बुलाएंगे, ना ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करा देंगे। बच्चे वहां पर जाएंगे कारखाने को, बेहतरीन ढंग से उस कारखाने को देख लेंगे और कारखाने के विषय में वो खुद अपनी आंखों से देखकर उसको समझ लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है अपनी आंखों से देखकर बच्चे बेहतरीन ढंग से वहां पर समझ लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या हैं। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, मेट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो यहाँ से आपसे पूछा है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य जो अनुभव से प्राप्त साक्ष्य होते हैं, अपने अनुभव से। ठीक है, जैसे इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े ही क्या कहलाते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। यानी कि हिस्ट्री पेडागोजी जो है उसका क्या मतलब कि केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, आपसे पूछा है। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ लो। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा है कि बहुप्रदर्शनों की संकल्पना, क्या आप बच्चों को इतिहास में बहुप्रदर्शनों की संकल्पना बताओगे। बहु का मतलब होता है बहुत सारे यानी कि अनेक जो संकल्पनाएं हैं उनके बारे में बताओगे और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण बताओगे। नहीं, बहुप्रदर्शनों की संकल्पना ये नेगेटिव में आता है, ये नहीं बताना है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना है और अनुभवों के साथ जोड़ना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी वाला राइट होगा। ठीक है, बी वाला यहाँ पर राइट हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानून के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कहा गया है वन्य जीवन संरक्षण, जो वन में जो जीव जंतु रहते हैं, जो जंगली जानवर रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अध्यापक या अध्यापिका हो तो बच्चों को आप क्या करवाना चाहोगी या चाहोगे। ठीक है, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना।
अगर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो नीतियां होती हैं या कानून होते हैं उनके बारे में पढ़ने से जंगल के जो जीव जंतु हैं वो थोड़ी ना बच पाएंगे। ठीक है, पढ़ने लिखने से यहाँ पर कोई संबंधित नहीं है। वन्य जीवन संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। क्या दोस्तों एक नोटबुक में वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करने से वन्य जीवन संरक्षण होगा? क्या जंगल के जानवर बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। विद्यालय में अगर आप हर दिन या प्रत्येक सप्ताह में वन्य जीवन महोत्सव मनाओगे, क्या जंगल के जो जानवर हैं क्या वो बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। कैसे बचेंगे वो तरीका आपको बताना है, इसलिए 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। जो जंगल के जो जानवर होते हैं, वन्य जीवन होते हैं, ठीक है, वन्य जीव वो जंतु होते हैं, उन पे जो बे जानवर होते हैं उनसे कई प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, उत्पाद बनाए जाते हैं। उनकी खाल का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है, उनके सींगों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, उनके पंजों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो वन्य जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। उनको बचाने के लिए क्या तरीका हो सकता है? जो इनसे निर्माण जो चीज़ें की जाती हैं उनको ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। अगर आप लोग नहीं खरीदोगे तो जीव जंतु आपके अधिक से अधिक यानी कि उनका संरक्षण होगा, इसलिए करेक्ट आंसर 4 विकल्प हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। अब आपको करना क्या है, 2 कथन यहाँ पर गलत दे दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 कथन गलत हैं, 2 आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। यहाँ पर आया है केवल मूल्य आधारित। अगर आपको शब्द दिखे ओनली यानी कि केवल, तो ये हमेशा गलत होते हैं। आंख मूंद कर इसको गलत आप लोग मान लेना। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। क्या दोस्तों सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के तरीके सभी समान होते हैं? नहीं, मैं कुछ दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, कोई टीचर आपको दूसरे तरीके से समझाता है। ये तरीके आपके असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको 2 गलत पहचानने थे तो बी और सी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है, ये तो करेक्ट है। गलत आपको बताने थे 2 गलत, 2 मैंने आपको गलत यहाँ पर ढूंढकर बता दिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों, जिनमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा और संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है विविध समाज के संदर्भ में। आखिर विविध समाज क्या होता है? विविध समाज ऐसा समाज जिसमें लोगों की भाषा, संस्कृति, धर्म उनमें भिन्नताएं होती हैं और समानताएं होती हैं। जैसे दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोग मतलब कि उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं और दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम वगैरह वगैरह भाषाएं बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसी हैं? ये भाषा रिलेटेड वहाँ की विविध समाज है आपका। विविध समाज में दोस्तों समानताएं भी होती हैं। क्या क्या होती हैं? समानताएं भी होती हैं और वहीं क्या होती हैं? भिन्नताएं भी होती हैं। ठीक है, विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो विविध समाज के 2 पहलू होते हैं, एक तो समानता देखने को मिलेगी, वहीं विभिन्नताएं भी देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? 4 वाला होना चाहिए, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं भी मिलती हों और समानताएं भी पाई जाती हों, वही होता है विविध समाज। ठीक है ना। आपने यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन की। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या चाहिए? अगर वो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए।
यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाने से सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, जो दोस्तों आगमनात्मक अधिगम होता है, ठीक है, उसका विरोधाभासी कौन सा है, उसके विपरीत कौन सा है, ठीक है। व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। तो यहाँ पर आगमनात्मक अधिगम के साथ दोस्तों संरचनात्मक, अनुकरण और ये निपुणात्मक, ये तो मेल खाते हैं, परंतु विरोधाभासी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर होगा व्याख्यात्मक शिक्षण। मैंने आपको पहले ही बताया था, रटाना या व्याख्या देना या विस्तृत किसी जानकारी पर बल देना, ठीक है ना, तो ये हमेशा ही विरोधाभासी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण, जो कि विरोधाभासी होगा आगमनात्मक अधिगम का। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? आप एक सोशल साइंस के अध्यापक या अध्यापिका हो, आपका कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना। क्या आप विद्यार्थियों को रटाओगे या सापेक्ष महत्व का निर्माण करवाओगे, या आप सिलेबस पर फोकस करोगे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, पाठचर्या को पूरा कराओगे? क्या आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करवाना रहेगा? आपका फोकस क्या रहेगा सामाजिक विज्ञान में, ठीक है ना। कंठस्थ तो आप कभी भी नहीं कराओगे, ना ही रटाओगे, ना ही व्याख्या दोगे। सापेक्ष महत्व का निर्माण करोगे, बिल्कुल करोगे। सिलेबस पर हमेशा आपको फोकस नहीं करना है, पाठचर्या को पूरा नहीं करना है, ये हमेशा ही गलत, नेगेटिव होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण कराने का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सेकंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, ठीक है ना। जो लिंग यानी कि जेंडर, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो पुरुषों में भी होती हैं, ठीक है, पुरुष में भी होती हैं और महिलाओं में भी होती हैं। महिलाओं में अधिकतर आपकी एग्जाम में महिलाओं से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, पुरुषों में नाम मात्र के ये धारणाएं हैं, बल्कि महिलाओं में बहुत सारी धारणाओं जो कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो कि चुनौतियां देती हैं। महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प में से एक आपको भिन्न लगा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, इसका राइट आंसर तो आपका थर्ड वाला हो ही जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, यहाँ पर महिलाओं के बारे में सारे कथन दिए गए हैं। ऐसा कथन आपको बताना है जो रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है, तो समझ लो आप। रूढ़िबद्ध धारणा वह धारणा होती है जो कि प्राचीन काल से चली आ रही धारणा है। जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये जल्दी रोने लगती हैं। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, यानी कि ये अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैशन करती हैं। मतलब कि यहाँ पर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसी हैं, ये रूढ़िबद्ध धारणाओं की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं भोजन पकाने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं कोमल होती हैं। ये सारी की सारी महिलाओं के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। परंतु चुनौती कौन देता है? यहाँ पर चुनौती देता है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। अक्सर पुरुष के द्वारा कहा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो अच्छी वाहन चालक नहीं होती हैं, ठीक है। ये एक चुनौती देता है महिलाओं को, क्या देता है, एक महिलाओं को ये चुनौती देता है, ठीक है ना। आपने समझ लिया होगा बेहतरीन तरीके से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये रूढ़िबद्ध धारणा से रिलेटेड वाले क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है क्या दोस्तों? जो फैक्ट होता है उसका सदैव जो स्तर होता है क्या निश्चित होता है? निश्चित नहीं होता है। कैसा होता है? निश्चित तो नहीं होता है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। स्मरण करना ये तो गलत है,
ठीक है, ये तो गलत है। अवधारणात्मक स्मरण करने से नहीं होता बल्कि समझने से होता है, तो ये भी गलत है। करेक्ट कौन सा होगा? ए और बी दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट कौन सा होगा? ए और बी दोनों में से कोई नहीं। ठीक है ना, आपको समझा भी दिया, स्मरण करने से नहीं होता है बल्कि समझाने या समझने से होता है। तथ्य का जो स्तर, जो फैक्ट होते हैं वो सदैव निश्चित नहीं होते, फैक्ट हमेशा बदलते भी रहते हैं, ये भी याद आप लोग रखेंगे। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। यहाँ पर अगर आप क्या करवाना चाहते हो, आदिवासी विषयक पर मतलब कि विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा जो कि सम्मानजनक होना चाहिए? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को संदर्भित या प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सम्मानजनक नीति से पूछा है। अगर आप वनवासी या आदिवासी लोगों के बारे में बताना चाहते हो, उसका सर्वोत्तम जो महत्वपूर्ण तरीका होगा, सम्मानजनक तरीका होगा, उन्हें आपको शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना होगा। अगर आप उनकी वेशभूषा को दिखाओगे तब लोग समझेंगे या विद्यार्थी आपके समझेंगे कि ये तो एकदम जंगल में रहने वाले हैं, इनकी वेशभूषा हमसे मेल नहीं खाती है, ये तो अलग ही प्रजाति के हैं। और इनके गाने नृत्य को अगर पर्दों पर दिखाओगे तो नकारात्मक सोच होगी, यानी कि आपको सम्मानजनक बताना था, इसलिए पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ना, पहला वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर बात करेंगे 23 नंबर के क्वेश्चन की, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो दोस्तों आपको कुछ टैग वर्ड भी आने चाहिए पेडागोजी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। स्मरण आधारित ये तो हमेशा ही गलत होगा, आंख मूंद कर इसको आप गलत कर दो, केवल और केवल ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जो दोस्तों सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है, अगर आप उनको विकसित करना चाहते हो तो उसके लिए प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभवों से सीखना एकदम बहुत ज़रूरी है। ये अप्रोच यहाँ पर काम आएंगे उपागम, ठीक है ना। तो पहला वाला करेक्ट होगा, केवल और केवल ए यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल, बुद्धिमान या अमूर्त सोच। ठीक है ना, इसे बोलते हैं आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं। क्या कैसी होती है? एक आत्मनिर्देशित होती है, आत्म अनुशासित सोच होती है, ठीक है, और उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक सोच। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 25 नंबर के क्वेश्चन की। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है ना, यहाँ से भौतिक विशेषताओं की बात कही गई है। इतिहास में क्या भौतिक विशेषताएं देखने को ज़्यादातर मिलती हैं, और उनके मॉडल या प्रतिकृतियाँ शिक्षण में सबसे उपयुक्त होती हैं। इतिहास की नहीं होती हैं, ना ही अर्थशास्त्र की होती हैं, होती किसकी? ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की होती हैं, ठीक है, भूगोल की होती हैं। यहाँ पर बात करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन की। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? कैसी चर्चा करनी है? आलोचनात्मक चर्चा करनी है। टॉपिक क्या है? विज्ञापन का विषय है, ठीक है ना। तो विज्ञापन के विषय पर आपको आलोचनात्मक सोच व्यक्त करनी है। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील करोगे, समता के मुद्दे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ, अगर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे, ये दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों यहाँ पर कैसे होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है 27 नंबर का क्वेश्चन। कहता है कि विद्यार्थियों को एक साथ छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए? एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना,
विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह का विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। जब आप विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय किस पर अधिक बल देना चाहिए, तो बल देना चाहिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए, ये बात करेक्ट है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, ये भी करेक्ट है। समूह का आपको विचार पूर्वक चयन करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। कार्य की पूर्ति करना, नहीं, कार्य की पूर्ति करना, लेवल पूरा करना, सिलेबस पूरा करना, ठीक है, पाठचर्या को पूरा करना, ये करेक्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? गलत होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी गलत है। डी जिन ऑप्शन में है वो यहाँ से आपका हट जाएगा, बचेगा पहला वाला ए बी सी। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे 28 नंबर के क्वेश्चन की। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपसे पूछा, जो खुली ओपन बुक होता है उसका जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वो होता है विद्यार्थियों पर तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका पहला वाला विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप में कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? कौन कौन से कार्य किसके बारे में? क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के विषय में, ठीक है। और उसके बाद समापन के स्वरूप में कौन से यहाँ पर सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, ठीक है, ये तो करेक्ट हो जाएगी। विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, विशेषज्ञ वाला हमेशा ही गलत होता है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, ठीक है, इससे भी संस्कृतियों का निर्माण हो जाएगा। समुचित चित्र कोलाज बनाना, ये भी करेक्ट है, तो बी यहाँ पर गलत है। बी वाला यहाँ से आपका हट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ए और सी डी, ए सी डी कहाँ पर में है? तीसरे में है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। वीडियो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको दूसरी पेडागोजी की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।